अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। इसको द डायरी ऑफ एन फ्रैंक भी कहा जाता है। अब हमारी जो राइटर है एन फ्रैंक, वो कौन है। उनकी बर्थ 1929 में एक वेल टू डू फैमिली के अंदर हुई। वो फैमिली फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बिलोंग करती थी, लेकिन 1933 में इनकी जो फैमिली थी उनको हॉलैंड में मूव करना पड़ा। वो माइग्रेशन कर गए हॉलैंड की तरफ जर्मनी से। और माइग्रेशन क्यों करना पड़ी उनको? बेसिकली इनकी फैमिली ज्यू थी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जर्मनी पे नाजी पार्टी आ गई थी, उनका रूल ओवर हो गया था। और नाजी पार्टी जो थी वो ऐसी पार्टी थी जिसने काफ़ी ज़्यादा ज्यूस को मारा था। मींस उनका लीडर कौन था? हिटलर, ठीक है। हिटलर की पार्टी थी वो, और उन्होंने सारी जर्मनी पे अपनी पावर कर ली थी। उन्हीं का रूल था और उन्होंने काफ़ी ज्यूस को मारा था। अब हुआ क्या कि फैमिली तो मूव कर गई एंड ज़्यादातर टाइम अपनी ओल्डर सिस्टर के साथ स्पेंड किया करती थी। अब एन की बर्थडे थी, 13 बर्थडे 1942 में, ठीक है। एन को एक डायरी गिफ्ट मिली और एन ने अपनी उस डायरी के अंदर सब कुछ, जो कुछ इनके साथ हुआ जर्मनी के अंदर रहते हुए, जो जो इसकी लाइफ के अंदर इवेंट्स हुए, वो लिखना शुरू कर दिए कि इनकी फैमिली ने क्या सर्कमस्टांसेस फेस किए, इन्होंने क्या सर्कमस्टांसेस फेस किए, कैसे इनकी फैमिली को सीक्रेट एनेक्स में मूव किया गया, उन्होंने वहाँ पे अपना आप को हाइड किया था, कैसे वहाँ से वो पकड़े गए, कैसे एन और मार्गोट मार्गोट इसकी ओल्डर सिस्टर है, ठीक है, यानी कि इसकी जो एल्डर बहन है वो दोनों, इन दोनों को कैसे टाइफस हुआ और इनकी कैसे डेथ हुई, सो ऑन। ये सब कुछ बताया गया है इस डायरी के अंदर। तो इस बुक का इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या बैकग्राउंड है, किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई। बेसिकली वही कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो होलोकॉस्ट हुआ था, वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो एनी हाउ, इस बुक के जो की फैक्ट्स है वो क्या है कि इस बुक का फुल टाइटल एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है। ये बुक 1942 से 1944 के ड्यूरेशन में लिखी गई। जिस जगह पे लिखी गई उसका नाम है हॉलैंड, अम्स्टर्डम, ठीक है। अम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर ये लिखी गई थी और इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन हुई थी 1947 में। तब इसका टाइटल ये था, स्क्रीन पे आप देख लें। फिर इसके बाद 1942 44 इस ड्यूरेशन में, मतलब काइंड ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी जो हुई थी वो 1947 में हुई थी, और इंग्लिश में ये फर्स्ट टाइम 1952 के अंदर अपेयर हुई थी। और बुक के अंदर जो नरेशन है वो डेट वाइज की गई है, और इसमें जो लास्ट डेट शो की गई है ना, तो वो लास्ट इज 1944 शो की गई है, ठीक है। तो डायरी पूरी ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, सीक्वेंस के साथ। यानरा बुक का मेमो है। मेमो बेसिकली कहते हैं ऐसा वक्त जो कि आपकी अपनी कलेक्शन ऑफ मेमोरीज पे बेस करता हो, ठीक है। और सेटिंग इसकी एम्स्टर्डम हॉलैंड है। एंटागोनिस्ट इसके अंदर हिटलर और एक्सटेंशन और नाजी पार्टी है, और पॉइंट ऑफ व्यू इसका फर्स्ट पर्सन है। तो अब हम इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। 12 जून 1942 को एक यंग गर्ल जिसका नाम एन फ्रैंक है, उसको एक डायरी गिफ्ट मिलती है। उसकी 13th बर्थडे होती है। वो डायरी देख के बहुत खुश होती है, और जो जो उसकी लाइफ के अंदर इवेंट्स होते हैं ना, वो उस डायरी के अंदर लिखना शुरू कर देती है। वो अपनी डायरी को अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड कंसीडर करती है, किटी। डायरी को नहीं, डायरी के अंदर मौजूद उसकी अपनी एंट्रीज को, जो जो उसने लिखा होता है उनमें से कई एंट्रीज को वो अपना इमेजिनरी फ्रेंड कंसीडर करती है, जिसको वो किटी कहती है। फर्दर मोर एन बताती है कि जो उसकी फैमिली है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी से बिलोंग करती है। एन की फैमिली में उसके फादर का नाम ऑटो फ्रैंक है, मदर का नाम एडिथ फ्रैंक है, और इसकी ओल्डर सिस्टर जो कि बहुत मतलब इसकी क्लोज भी हैं, उस सिस्टर का नाम मार्गोट फ्रैंक है। तो एन बताती है कि इनकी फैमिली
फ्रैंकफर्ट जर्मनी से तो बिलोंग करती है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे ये अपनी फैमिली यानी कि मदर, फादर और अपनी सिस्टर मार्गॉट के साथ एम्स्टर्डम हॉलैंड में रह रही है। ये बताती है कि इसके फादर जो हैं वो एक डायरेक्टर हैं डच ओपेक्टा कंपनी के अंदर। डच ओपेक्टा कंट्री बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैम मेकिंग प्रोडक्ट्स की। एंड जो है बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, आम लाइफ जो हर कोई गुजारता है। अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, उसके काफ़ी ज़्यादा टीन एज एडमायर बॉयज़ भी थे और अपने ग्रेड्स के बारे में बड़ा कॉन्शियस हुआ करती थी। लेकिन एक दिन एन की सिस्टर मार्गोट को एक कॉल नसीब हुई। वो नोटिस बेसिकली एसएस की तरफ से था। ये भी एक करेक्टर है इस स्टोरी में। तो एनी हाउ उस कॉल के आने के बाद इनकी फैमिली को सडनली मूव करना पड़ा, अपने आप को छुपाना पड़ा। और फिर जो ये फैमिली थी यानी कि मदर, फादर, एन और मार्गोट, ये सब कुछ इनके फ्रैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी हेल्प से सीक्रेट एनेक्स में चले गए। उन्होंने उस जगह पे खुद को हाइड कर लिया अपनी जान बचाने के लिए। अब जान किससे बचानी थी? नाजी से, क्योंकि ये जितने भी ज्यूस थे उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। अब ये सीक्रेट एनेक्स क्या था? बेसिकली ओपेक्टा के पास एक गोदाम था, वहाँ बहुत से कमरे बने हुए थे, वहाँ पे जाके लोग गए। जल्द ही यहाँ पे एक डैन फैमिली नेम के लोग थे, इन्होंने उनकी फैमिली को जाके ज्वाइन कर लिया। उस डैन फैमिली में मिस्टर वैन डैन, मिसेस वैन डैन एंड पीटर वैन डैन, ये 3 लोग थे। इनमें से जो पीटर था वो इनका बेटा 16 ईयर्स का था। एन को वो लड़का बहुत ही डल और अनइंटरेस्टिंग लगता था। बट एनी हाउ एन बताती है जिस जगह वो अपनी लाइफ गुजार रही थी वो लाइफ इतनी अच्छी नहीं गुजर रही थी। लेकिन फिर वो बताती है इस जगह पे बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही थी क्वार्टर्स के लिए, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एन ये रियलाइज़ करती है कि इसकी लाइफ आउटसाइड वर्ल्ड से बेटर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यूज़ ने बहुत सी ज्यूज़ फैमिलीज़ को मारा था। उनमें जो फ्रैंक की फैमिली के भी बहुत से मेंबर्स थे, बहुत से फ्रेंड्स थे जिनको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था। अब जिस जगह पे एन की फैमिली रह रही थी, मींस डैन फैमिली के साथ, वहाँ पे कुछ मंथ बाद एक मिडिल एज डेंटिस्ट जिसका नाम अल्फ्रेड डिसल है वो भी आता है। वो भी उनको एनेक्स में ज्वाइन कर लेता है। अब एनेक्स में कौन कौन है? डैन फैमिली भी एनेक्स में रह रही है, हमारे पास फ्रैंक फैमिली भी एनेक्स में है और यहाँ पे एक डेंटिस्ट भी आ गया, ठीक है, अल्फ्रेड डिसल। अब जब ये अल्फ्रेड डिसल आया तो इसको एन के साथ उसके रूम में रहना पड़ा, मतलब एन को अपना रूम शेयर करना पड़ा। एन को ये अल्फ्रेड डिसल जहर लगता था। क्यों? क्योंकि एन को जो अल्फ्रेड डिसल है वो और मिसेस वेंडन ये दोनों मिलके इसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से क्रिटिसाइज़ किया करते थे। एन जो थी इसी वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करती थी। वो इस जगह से निकलना चाहती थी और सोचती थी कि क्या कभी उसका दोबारा कोई दोस्त बनेगा, क्या वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएगी। वो बड़ा खौफ फील किया करती थी, हाउंटेड फील किया करती थी। एक दिन इसने अपने ख्वाब के अंदर ना अपनी दोस्त को देखा, हैनली गोसलर, जो कि इसकी एक अच्छी दोस्त थी जिसको जू होने की बेस पे मार दिया गया था। वो इसको अपने ख्वाब में देखते बड़ा हाउंटेड और गिल्ट स्ट्रिकन फील करती है। बेसिकली स्टोरी में अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, जो हैनली है, जो उसके साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट किया गया, उसको मारा गया, वो सिंबलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सफरिंग ऑफ ज्यूज को। अब इसके बाद 1.5 साल गुजर जाता है स्टोरी में। एन जो है वो एक टीनेजर बन जाती है, एक टीन एज यानी कि एडल्ट एज को वो पहुंच जाती है। वो सेक्सुअलिटी, लव, पर्सनल आइडेंटिटी इनके बारे में क्वेश्चंस करना शुरू कर देती है, वॉन्डरिंग फील कर रही होती है। और उसके अलावा वो पर्सन जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, पीटर, वो उसके अंदर इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि शायद पीटर जो है वो इसका एक अच्छा दोस्त बन जाए। एनी हाउ एक रात एन जो है वो एक ख्वाब देखती है। उस ख्वाब में उसको इसका एक दोस्त
जिसको ये बहुत पसंद किया करती थी अपने स्कूल लाइफ में, अपने चाइल्डहुड में, वो नज़र आता है, जिसका नाम पीटर स्क्विफ्ट था। अब यहाँ पे एक बात याद रखने कि यहाँ पे 2 पीटर पर्सन दिखाए गए हैं। एक पीटर जो इसको बचपन में पसंद था, और एक पीटर जिसके साथ अब ये वैन डैन फैमिली में जो रह रही है, वो वाला पीटर। ठीक है, तो एनी हाउ जो बचपन में पसंद था पीटर, इसने उसको अपने ख्वाब में देखा। जब ये उसको अपने ड्रीम में देखती है तो ये जिस फैमिली के साथ रह रही है, उस फैमिली में जो पीटर है, ये उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि ये जो पीटर है, ये वही पीटर है जो कि इसको बचपन में पसंद था। यानी कि जो फीलिंग्स इसके चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए थी इसको, वो फीलिंग्स ये इसके ऊपर एक्सपोज करती है, इसको शो करती है। एनी हाउ एन एंड पीटर अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली एन बाद में डिसाइड ये करती है कि वो अपने आप को पीटर से अलग कर लेगी। एन ये फैसला करती है कि वो एक राइटर बनेगी और एक जर्नलिस्ट बनेगी जब वो बड़ी हो जाएगी। एन जो है वो सोचती है कि इसकी जो वॉर टाइम डायरी है, जो इसने अपनी एंट्रीज लिखी हैं, उसको होता है कि सम टाइम बड़ा एक्साइटेड होती है कि काश कि ऐसा होगा फ्यूचर में कि ये एक दिन एक बुक की फॉर्म में पब्लिश हो जाएगी। और इसकी जो फाइनल एंट्री होती है अपनी डायरी के अंदर, वो बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हु शी रियली इज, विल शी एवर बी एबल टू रिवील हर सेकंड सेल्फ टू द वर्ल्ड, the self that's serious, sensitive and not all like her chatty exterior। कि कहती है कि ये कौन है, क्या कभी वो अपने आप को दूसरे के सामने रिवील कर पाए कि किसके सेकंड सेल्फ भी है, वो सेल्फ जो कि बहुत सीरियस है, सेंसिटिव है और जो चटी भी नहीं है, मतलब इतनी बातें भी नहीं करती। और इसी के साथ 1944 में इसकी जो डायरी है वो अब्रप्टली एंड हो जाती है अगस्त के मंथ में। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी लोग सीक्रेट एनेक्स में रह रहे थे उनको पकड़ा जाता है। एसएस जो वो इनको बिट्रेड करता है। एन और मार्गोट इनको पकड़ के इनको कंसंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, जहाँ पे दोनों को टाइफस हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ एन के फादर होते हैं फ्रैंक फैमिली के अंदर जो बचे हुए होते हैं, और इनके फॉर्मर एम्प्लॉय मीप, ठीक है, MIEP, ये बचे होते हैं। मीप जो है वो उसको डायरीज मिलती हैं एनेक्स से। एसएस जब एनेक्स को रैंक सेट किया था उस दौरान पे उसको कुछ डायरीज मिलती जो कि एन की डायरीज होती हैं, और वो डायरीज उसके फादर को दे देती है। और लेटर ऑन, क्योंकि अब तो जो एन है उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसकी सिस्टर की भी डेथ हो चुकी हुई है, और डायरीज जो उसके फादर के हैंड में, तो लेटर ऑन फादर जो है इनकी डेथ के बाद इन डायरीज को पब्लिश करवाता है। दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी, जिसके अंदर दिखाया गया होलोकॉस्ट का टाइम पीरियड, कि कैसे ज्यूस को मारा गया था और किस तरह से नाजिस ने उनको मारा था, और ज्यूस जो अपनी लाइफ को बचाते हुए कैसे कैसे सर्वाइव किया उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ के टाइम पीरियड में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।